चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7.16 क्या बोल रहा है आपसे कि एक रेडियस एक डिस्क है, डिस्क ऑफ रेडियस आर, इट्स अ डिस्क। ठीक, अब इस डिस्क में से क्या किया इनने, अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस आर बाय 2 इज कट आउट। ठीक, इस डिस्क में से आपने क्या किया है, एक होल बनाया, मतलब इस तरह से, और इस होल की रेडियस कितनी है, इस होल की रेडियस है एक्चुअली में r/2। तो इसका सेंटर, मतलब यहाँ पे दो सेंटर होंगे, एक तो बड़ी वाली डिस्क का सेंटर, इस होल को कट के बाहर निकाल दिया। ठीक, टेकन आउट होल ऑफ रेडियस r डैश इज इक्वल टू r/2। तो आपकी जो डिस्क है, ये जो डिस्क है अभी कुछ इस तरह से दिखेगी। कुछ इस तरह से। ठीक, इतना पार्ट निकाल दिया। तो आपसे पूछा है कि इस रिमेनिंग पार्ट का आपको निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया, ये हमें गिवन है, इस डिस्क का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी यूनिफॉर्म डेंसिटी। अब डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास। तो आपको इस रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना है। ऐसा एग्जैक्टली क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं बेसिकली करना क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जब भी आपको एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट गिवन है, उसमें से कुछ पार्ट निकाल लिया और रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो इसको हमने निकालने के लिए एक फॉर्मूला डायरेक्टली डिराइव किया था कि बेसिकली XCM जो होता था वो होता था m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो मल्टीपल होंगे तो और ज़्यादा, एवरेज ही होता था, एक्चुअली मास और पोजीशंस का एवरेज होता था। ठीक, अब इसमें अगर आप खुद ही सोचो, अगर मुझे इस वाले के लिए बात करूं, मैं अगर इस पूरी डिस्क की बात करूं, इस पूरी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई कर रहा है, 0 पे। यानी जो एवरेज एक XCM लिखूं अगर मैं इस पूरे के लिए, तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। यानी बड़ी वाली डिस्क निकालने से पहले का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे लाई करेगा अगर उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है। यानी उस बड़ी वाली डिस्क के हर मास और पोजीशन का जब मैं एवरेज लिखूंगा तो वो 0 आना चाहिए। ठीक, अब यहां पे अगर मुझे इस रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सिर्फ ये, अब देखो उसके लिए मुझे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यानी अगर मुझे ये x बड़े वाले से इस रिमेनिंग का बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके फॉर्मूले के अंदर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट जो ऐड हो रहा था वो एब्सेंट है। मतलब उसको जो पहले एक्स्ट्रा आपने ऐड कर दिया था उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या उसको नेगेटिव की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। कुल मिला के सेंटर मास के फॉर्मूले में जो एवरेज आया था आपका टोटल, वो पूरे के लिए आया था। पूरे में से वो उतना एवरेज हटा दो जो आपने निकाल लिया है, तो वो रिमेनिंग का एवरेज बन जाता है। यानी रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास लिखने के लिए, x डैश लिखने के लिए आपको वो जो पूरे का एवरेज है उसमें से ये वाला एवरेज हटाना पड़ेगा, फॉर्मूले में भी हटाना पड़ेगा बाय टेकिंग माइनस साइन। इसको नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। m1 m2 क्या है, m1 इज द मास ऑफ बिगर डिस्क, लार्ज डिस्क, और m2 इज द मास ऑफ स्मॉल डिस्क जो आपने निकाल ली, टेकन आउट। ठीक, तो आप देख सकते हो यहां पे अगर मैं देखूं ये कब मिलेगा, जब मैं, अगर मैं इस चीज को मैं लिखना चाहूं तो ये मेरी लार्ज डिस्क है, इसमें से अगर मैं ये स्मॉलर डिस्क हटा लूं
ये अगर सी पॉइंट है तो यहाँ पे सी पॉइंट ये होगा जिसकी रेडियस r/2, इसमें से इसको घटा दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो वही मैथमेटिकल ना, इस रिमेनिंग पार्ट का CM लिखने के लिए x डैश इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि x या x ही लिख लो, एक ही बात है। डैश का मतलब वही कि आप घटा के रिमेनिंग पार्ट का लिख रहे हो। तो M1 बड़ी वाली मास का डिस्क, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे इनके मासेस गिवन नहीं है, इनकी डेंसिटी गिवन है, यूनिफॉर्म है। तो जो इनके मासेस हैं वो इनके एरिया के प्रोपोर्शनेट होंगे, यानी जितना एरिया उतना ही मास। तो उसको लिखने के लिए आपको मैंने डायरेक्टली बताया था कि एरिया रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन है, इसकी रेडियस डबल है तो एरिया इसकी डबल के स्क्वायर के प्रोपोर्शन है। यानी इसका मास अगर मैं स्मॉल वाले का स्मॉल m मानूं तो इसका डबल का स्क्वायर यानी 4m होगा, क्योंकि एरिया गया। ऐसे अगर वॉल्यूम होता तो क्यूब होता, 4πr क्यूब, 4/3πr क्यूब, बट स्क्वायर है तो m4m मानना पड़ेगा ये। तो यहाँ से हो जाएगा XCM, दिस विल कम आउट टू बी 4m इंटू, अभी जो बड़ी वाली डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास तो 0 पे लाई कर रहा है तो लिख दो इंटू 0, माइनस जो आपने पार्ट निकाला ये, यही तो निकाला ना, तभी तो ये बना। इसका मास कितना है m इंटू, अब इसका सेंटर मास इसके सेंटर में, लेकिन आपने ओरिजिन तो C को माना है ना, ओरिजिन आपने C को माना है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है जो उसके सेंटर में है उसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, r/2 आगे जाना पड़ेगा, यानी उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r/2, 0। तो यहाँ पे आपको निकाले हुए पार्ट का सेंटर लिखने के लिए, क्योंकि 0 तो ये है, छोटे वाले का सेंटर ऑफ मास ये लिखने के लिए x2 लिखने के लिए r/2 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये r/2 अपॉन m1 माइनस m2, 4m माइनस m, तो सीधा आपके पास आ जाएगा x डैश रिमेनिंग पार्ट का CM विल बी इक्वल टू माइनस r/2 इंटू m अपॉन 3m, कितना आया, XCM डैश विल बी इक्वल टू माइनस r/6। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, स्टैंडर्ड मेथड है, दिस विल बी इट्स आंसर। अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है इसमें, अ मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर। एक मीटर स्टिक है, मीटर स्टिक का मतलब एक स्टिक जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एंड इट इज बैलेंस्ड एट इट्स मिड पॉइंट। मतलब अगर मैं मीटर स्टिक लूं और इसको अगर मैं किसी नाइफ के एज पे रखूं तो कभी इधर टिल्ट होगी कभी उधर टिल्ट होगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगी। तो ये पता चला कि ये जो बैलेंस पॉइंट है ये बिल्कुल मिड पॉइंट। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ लाई कर रहा है, इसके सेंटर पे, यानी बिल्कुल यूनिफॉर्म डेंसिटी की, या मास इसका बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका इस बैलेंसिंग पॉइंट पे लाई कर रहा है। अब इनने क्या बोला है, when 2 coins each of mass 5 gram are put on the top of other side at 12 सेंटीमीटर मार्क। भाई मीटर स्टिक है तो इसके अंदर मार्किंग होगी, ये 0, उसके बाद 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे 100 होगा। तो ये जहाँ पे 0 पहले आ रहा है वो 45 सेंटीमीटर में होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर में होना चाहिए। अब क्या किया आपने, यहाँ पे एक मार्किंग थी 12 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे आपने कॉइन्स रख दिए, एक कॉइन और
ये 2 कॉइन्स रख दिए, 2 कॉइन्स ऑफ 5 ग्राम ईच। तो क्या होगा, इधर वेट बढ़ जाएगा और ये इधर, अब ये इसकी टेंडेंसी हो जाएगी इधर टिल्ट करने की। लेकिन मुझे अभी भी इसको बैलेंस करना है, तो मैं क्या करूं, जिधर ये टिल्ट हो रही है मैं उधर अपनी ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है इसको शिफ्ट कर दूं। तो ये मैंने पाया कि जो नया बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है इसका, इस रॉड का कॉइन्स को रखने के बाद, वो कहां पे आ रहा है, वो आ रहा है बेसिकली 45 सेंटीमीटर पे, और यहां पे कॉइन्स रखे हुए हैं। ये जो पॉइंट है ये कितना है, 12 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 0। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉइन रखते ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉइन की तरफ शिफ्ट होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना शिफ्ट हुआ, 5 सेंटीमीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा इसने कि फाइंड फाइंड द व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर स्टिक। इस मीटर स्टिक का मास कितना है। सो लेट अस अज्यूम मास m ग्राम is mass of stick. Now, क्योंकि ये बैलेंस्ड है इस पॉइंट पे, तो टॉर्क, सम ऑल द टॉर्क अबाउट बैलेंस पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0। तो बैलेंस पॉइंट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे भाई, एक फोर्स तो इन दोनों कॉइन्स का वेट लग रहा होगा। कितना वेट लग रहा होगा भाई, इसका है 5 ग्राम प्लस 5 ग्राम, 5 + 5 इंटू जी। और ये जो हमारी रॉड है इसका खुद का भी तो वेट होगा। कितना वेट होगा इसका वेट हमने कितना माना, मास m इंटू m ग्राम इंटू जी। अब हमें इसको इस बैलेंसिंग पॉइंट के अबाउट बैलेंस करना है। ये mg इसको नीचे खींच रहा है, ये 12 ग्राम इसको इधर खींच रहा है। तो आप देख सकते हो बैलेंसिंग पॉइंट के अबाउट इसको बैलेंस करूंगा। सो दिस डिस्टेंस इंटू दिस माइनस दिस डिस्टेंस इंटू दिस, तो वो हो जाएगा टॉर्क। ये है टॉर्क ड्यू टू mg अबाउट दिस पॉइंट माइनस टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ कॉइन अबाउट दिस पॉइंट। सो टॉर्क ड्यू टू कॉइन्स प्लस टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ रॉड will be equal to 0 मीटर स्टिक। ऑब्वियस सी बात है, दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए, तभी तो नेट 0 आ रहा है। तो हम उनको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड इक्वेट कर सकते हैं। कॉइन्स का टॉर्क कितना होगा भाई, कॉइन्स का टोटल वेट 5 + 5 ग्राम m इंटू जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ जाएगा, g इंटू डिस्टेंस। भाई अब इस वाली लाइन से इसकी डिस्टेंस कितनी है भाई, ये 45 पे है, ये 12 पे है, तो डिस्टेंस हो जाएगी 45 - 12, 45 - 12 इक्वल्स टू, अब ऐसे mg का लिख दो। mg कितना है, उसका मास हमने अज्यूम किया है इन ग्राम्स। देखो मैंने जानबूझ के ग्राम में अज्यूम किया ताकि इसकी उसकी यूनिट कैंसिल आउट हो जाए। और यहाँ पे सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी सेंटीमीटर की यूनिट आएगी, तो वो कैंसिल हो जाएगी। फाइनली हमारा मास की वैल्यू ग्राम में आ जाएगी। इनटू डिस्टेंस कितनी है वही इसकी। अब देखो ये तो 50 पे ही है, ये शिफ्ट हुई थी 45 से, तो ये शिफ्ट कितनी 5 सेंटीमीटर की, यानी दिस इज 50 - 45 दैट इज नथिंग बट 5। तो क्लियरली यहाँ से आप देख सकते हो ये m अकेला नहीं आएगा, mg। तो ये g से, क्योंकि वेट के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स लिख रहे हैं ना, मास से फोर्स लिखने के लिए g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेट का। तो यहाँ से आ जाएगा आपका m विल बी इक्वल टू 5 + 5 दैट इज 10 इंटू ये हो जाएगा 33 अपॉन 5, तो यानी कितना आ गया यहाँ से 62 ग्राम। सो मास ऑफ रॉड विल बी 62 grams।
62 नहीं, सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक, 66 grams. 33 into 2 will be 66 grams.